मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में जहां पर हमारी चर्चा रुकी थी उसके आगे आप देखें, और इसमें है पूर्वी पाकिस्तान की घटना। पाकिस्तान में 1958 में सैनिक क्रांति हुई, अयूब खान आए। ये मार्च 1969 तक रहे। मार्च 1969 में इन्होंने पद त्याग दिया और जनरल याह्या खान उनके उत्तराधिकारी बने। जनरल याह्या खान ने आते ही यह घोषणा की, पद संभालते ही उन्होंने यह घोषणा की कि वे पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना करेंगे और नए चुनाव की उन्होंने घोषणा की। नए चुनाव में संसद के लिए, पाकिस्तान की संसद के लिए 313 स्थान निर्धारित किए गए थे। इस 313 में 169 सीटें, 169 स्थान पूर्वी पाकिस्तान के लिए थे और 144 स्थान पश्चिमी पाकिस्तान के लिए थे। थोड़ा सा यहां पर गौर करिए। जब पाकिस्तान 1947 में बना तो वह प्रारंभ से ही, उस समय से ही खंडित था, क्योंकि उसको पाकिस्तान तो मिला लेकिन दो भागों में मिला और इन दोनों भागों के बीच कोई कनेक्शन नहीं था। जल, थल, वायु तीन प्रकार के युद्ध होते हैं। इन युद्धों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थल सेना को, थल युद्ध को माना जाता है। जल सेना और वायु सेना स्थल सेना की सहायता करते हैं। जल सेना और वायु सेना क्षेत्र को पूरा बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन थल सेना ही अधिकार करती है। तो इनके बीच, इन दोनों पाकिस्तान के बीच कनेक्शन नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन से यह मांग की कि हमें दोनों पाकिस्तान को जोड़ने के लिए भारत के बीचों बीच एक गलियारा दिया जाए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया, कहा हम आपको गलियारा नहीं दे सकते। तो अब दोनों पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए साधन क्या था? जलमार्ग, जो पूरा 15 दिन लेता था। कराची बंदरगाह से ढाका बंदरगाह तक पहुंचने के लिए पूरे भारत के दक्षिणी क्षेत्र को, दक्षिण का पूरा एक चक्कर लगाते हुए आप ढाका बंदरगाह तक पहुंचेंगे। ये इसमें लगभग 13-15 दिन लग जाता है। और दूसरा मार्ग था वायु मार्ग। वायु मार्ग से आपके विमानों को भारत के आकाश से उड़ने के लिए आपको भारत से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये शुरू से ही यह दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहें, यह पाकिस्तान के साथ लगा हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से पूर्वी पाकिस्तान बड़ा था, पश्चिमी पाकिस्तान छोटा था। पूर्वी पाकिस्तान में विभिन्न प्रकार के फसलों का पर्याप्त पैदावार होता था। जैसे चावल, पूर्वी पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल उत्पादित होते थे, लेकिन जो चावल 1971 में 5 रुपए में पूर्वी पाकिस्तान में बिकता था, वही का उत्पादित 5 रुपए बिकता था, वही चावल पश्चिमी पाकिस्तान में 4 रुपए में बेचा जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के साथ पूरा भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे और उनको आलसी कहते थे। उनके प्रति घृणा का भाव पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के मन में था और जितना शोषण हो सकता था पूर्वी पाकिस्तान का, पश्चिमी पाकिस्तान ने किया। और इस प्रकार के विभिन्न गलत कार्यों के कारण, भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में पश्चिमी पाकिस्तान से पृथक होने की भावना उत्पन्न हुई। शेख मुजीब के नेतृत्व में अवामी लीग पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसने पूर्वी पाकिस्तान की जनता को यह आश्वासन दिया कि यदि उनकी सरकार बनी, यदि उनको बहुमत मिला, तो वे पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्त घोषित करेंगे या पाकिस्तान से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो 313 की सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लिए 169 सीटें निर्धारित की गई और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए 144।
और आपको ताज्जुब होगा यह जान करके कि 169 जो सीटें थी पूर्वी पाकिस्तान की, उसमें शेख मुजीब की पार्टी को 167 सीटें मिली थी। 2 सीटें दूसरे दल को मिली थी, 167 अकेले मुजीब को मिली थी। और 144 सीटों में से पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 88 सीटें मिली थी और उसके नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जब आपने चुनाव करवाया तो चुनाव के बाद सरकार की स्थापना करिए, प्रधानमंत्री बनाइए, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाइए। शेख मुजीब को बहुमत मिल चुका था, स्पष्ट बहुमत, उनको कायदे से प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाना था। जनरल याह्या खान ने कहा कि हम ढाका आ रहे हैं, बात करेंगे। 2-4 दिन उन्होंने बातों में ही चीज को घुमाए रखा। जब उनको सूचना मिली कि पूरी पश्चिमी पाकिस्तान सेना ढाका पहुंच चुकी है, तब उन्होंने वार्ता स्थगित करने की घोषणा कर दी और याह्या खान ढाका से वापस आते आते अपनी सेना को बोलकर गए कि इस प्रकार के दमन को, पृथकतावादी भावना को खत्म कर दो। इस प्रकार से याह्या खान दमन का आदेश देकर के वापस पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान के सैनिकों का यहां पर कहर शुरू हुआ। इसी बीच 15 मार्च 1970 को पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता की घोषणा याद रखिएगा, जैसे अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी 4 जुलाई 1776 को, जिस प्रकार से भारत ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा की, इसी प्रकार से 15 मार्च 1970 को बांग्लादेश ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। परिणाम यह हुआ कि शेख मुजीब को गिरफ्तार करके ले जाया गया, लाहौर पाकिस्तान ले जाया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। इधर सेना का कहर शुरू हुआ, कहना चाहिए नरसंहार शुरू हुआ। नरसंहार से बचने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे। शुरू में तो भारत की सेना ने उनको वापस खदेड़ा, लेकिन जब हजारों की तादाद में वहां के लोग आने लगे तो इनको खदेड़ना संभव नहीं था। और जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब तक लगभग 1 करोड़ बंगला शरणार्थी भारत आ चुके थे। इस प्रकार से शरणार्थियों के माध्यम से पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया। और इसी बीच पाकिस्तान के आतंकवादियों ने विमान अपहरित कर लिया। ये विमान अपहरण की घटना तो पुरानी नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, आतंकवादियों के लिए। उन्होंने 1971 के जनवरी महीने में भारत के एक विमान का अपहरण कर लिया, ले गए। श्रीनगर से दिल्ली का फ्लाइट था, दिल्ली की फ्लाइट थी यह, और उन्होंने श्रीनगर में अपहरण किया और ले गए लाहौर। और लाहौर में उन्होंने 2 दिन के बाद यात्रियों को छोड़ दिया और बम को पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने विमान में बम फेंक करके उसको उड़ा दिया। श्रीमती गांधी थी, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, तुम सभी आतंकवादियों को हमें वापस करो और विमान का हर्जाना दो, और आज से तुम्हारे लिए, तुम्हारे विमानों के लिए भारत का आसमान बंद। मतलब पाकिस्तान के विमान अब भारतीय आकाश में उड़ नहीं पाएंगे। ये प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान कहां आतंकवादियों को वापस करने वाला था, वो तो आतंकवादी पाकिस्तानी सरकार के द्वारा ही भेजे गए थे। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने लगा। इस बीच भारत के विदेश मंत्री, भारत के विभिन्न मंत्री, विभिन्न अधिकारी अमेरिका गए, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, विभिन्न देशों को उन्होंने यात्राएं की और इन यात्राओं के द्वारा उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डालने का अनुरोध किया कि पाकिस्तान प्रजातंत्र की स्थापना के लिए कार्य करे और शेख मुजीब को प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन इनमें से किसी भी पश्चिमी देश ने भारत का न तो पक्ष लिया और न ही उन्होंने याह्या खान पर दबाव डाला। भारत को यह स्मरण करना चाहिए था
कि पाकिस्तान अमेरिकन गुट का एक राष्ट्र था। तो अमेरिका कैसे करके पाकिस्तान पर दबाव डालता? अमेरिका ने कह दिया ये उसका आंतरिक मामला है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों ने भी पाकिस्तान का पक्ष लिया और शरणार्थियों के लगातार आगमन को उन्होंने इग्नोर कर दिया। याह्या खान को खुली छूट मिल गई, उन्होंने और दमन चरम सीमा पर किया। और कहा जाता है कि पाकिस्तान के सैनिकों ने 30 लाख बंगालियों का कत्ले आम किया था। 30 लाख। विमान अपहरण ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम सीमा पर ले आया। यह पाकिस्तान की साजिश थी, क्योंकि पाकिस्तान में उस समय शेख मुजीब के नेतृत्व में, शेख मुजीब तो खैर अंदर थे, यहां पर बांग्लादेश में मतलब पूर्वी पाकिस्तान में पृथकतावादी आंदोलन चल रहा था। लोगों का ध्यान हटाने के लिए याह्या खान ने अपहरण की साजिश रची थी। मतलब परिणाम यह हुआ इस विमान अपहरण की घटना से कि लोगों का ध्यान बांग्लादेश की समस्या से हट करके भारत पाकिस्तान तनाव की ओर बढ़ गया। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की नई धुरी बन गई। जिस चीन को 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद अमेरिका ने मान्यता नहीं दी थी और अमेरिका के कारण, अमेरिकन वीटो के कारण साम्यवादी चीन यूनाइटेड नेशंस का सदस्य नहीं बन पाया था, अब अमेरिका ने चीन को मान्यता प्रदान की। रिचर्ड निक्सन ने चीन को मान्यता प्रदान की। चीन को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में और जनरल असेंबली का मतलब यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाया गया। और सिक्योरिटी काउंसिल में जो अभी तक चांग काई शेक का चीन था उसको हटाया गया और साम्यवादी चीन को वहां पर स्थापित किया गया। रिचर्ड निक्सन चीन की यात्रा पर आए और इस प्रकार से तीनों की तिकड़ी बन गई। तीनों राष्ट्र भारत को धमकाने लगे। पाकिस्तान तो धमकी दे ही रहा था, चीन भी धमकाने लगा, क्योंकि 1962 के बाद से चीन के साथ भले ही कुछ संबंध स्थापित हो चुके थे, संबंध स्थापित नहीं हुए थे। 1962 से लेकर के 1979 तक दोनों देशों के बीच संबंध नहीं बने थे। 1976 तक चीन भी धमका रहा था और अमेरिका का वरदस्त दोनों को प्राप्त था। ऐसी स्थिति में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वसनीय मित्र की आवश्यकता थी। 6 अगस्त 1971 को युद्ध का माहौल बन चुका था। तीनों एक साथ भारत को धमका रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत अकेला पड़ गया था। 6 अगस्त 1971 को श्रीमती गांधी ने गुप्त रूप से अपने सचिव डीपी धर को मॉस्को भेजा। पूरी चर्चा हुई। पूरी चर्चा के बाद 8 तारीख को सोवियत विदेश मंत्री एंद्रेई ग्रोमिको भारत आए। उन्होंने श्रीमती गांधी से चर्चा की। चर्चा करने के बाद 9 अगस्त 1971 को दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने, इधर स्वर्ण सिंह भारत के विदेश मंत्री और उधर एंद्रेई ग्रोमिको, दोनों ने भारत सोवियत सुरक्षा मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। सुरक्षा मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। जब भारत और सोवियत संघ के बीच सुरक्षा मैत्री संधि संपन्न हो गई तो सभी पश्चिमी देशों ने एक स्वर से भारत की आलोचना करते हुए कहा कि भारत ने गुटनिरपेक्षता का परित्याग कर दिया। देखिए, सिद्धांत अपनी जगह पर है, व्यवहार अलग है। यदि हम उस जमाने में भी भारत सोवियत संघ के साथ मैत्री संबंध स्थापित नहीं करते तो भारत की बड़ी दुर्दशा होती। अब हमें विश्वस्त मित्र मिल चुका था। लेकिन देखिए, नाटो सीटो सेंटो वार्सा पैक्ट के प्रावधान और भारत सोवियत संघ सुरक्षा मैत्री के प्रावधान अलग अलग थे। कैसे? नाटो सीटो सेंटो वार्सा पैक्ट में प्रावधान था कि यदि नाटो सीटो सेंटो, यदि कोई साम्यवादी आक्रमण होता है सदस्य राष्ट्र पर
तो सदस्य राष्ट्र अपने ऊपर हुआ आक्रमण इसे मानेंगे और संयुक्त रूप से उस सोवियत आक्रमण को निष्फल बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे, कदम उठाएंगे। वो राष्ट्र चाहे या न चाहे। यही स्थिति वार्सा पैक्ट के संबंध में भी था कि यदि कोई पूंजीवादी आक्रमण होता है सदस्य राष्ट्रों पर, तो अन्य सदस्य राष्ट्र इसे अपने ऊपर हुआ आक्रमण मानेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। जबकि भारत सोवियत संघ सुरक्षा मैत्री संधि में यह प्रावधान रखा गया था कि यदि इन दोनों में से, भारत या सोवियत संघ, इन दोनों देशों में से कोई भी तीसरा, इन दोनों देशों पर कोई एक तीसरा देश आक्रमण करता है, तो दोनों देश आवश्यक विचार विमर्श करेंगे और फिर आवश्यक कदम उठाएंगे। ये प्रावधान था। इस प्रकार से भारत ने सुरक्षा मैत्री संधि की, सुरक्षा संधि नहीं की, सुरक्षा मैत्री संधि की और गुट निरपेक्षता की नीति भारत की यथावत बनी रही। अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वस्त मित्र मिल गया। तो ये सुरक्षा मैत्री संधि। इसके बाद आता है भारत पाक युद्ध 16 दिसंबर। 3 तारीख को पाकिस्तान के विमानों ने भारत के विभिन्न सैनिक अड्डों पर, हवाई अड्डों पर बमबार्डिंग करके युद्ध का श्री गणेश कर दिया। जनरल याह्या खान ने इसके पहले कई बार धमकी दे दी थी हमको, धमकी दे करके इसके बाद 3 दिसंबर को पाकिस्तान के विमानों ने भारतीय हवाई अड्डों पर बमबारी कर दिया, बमबारी शुरू करके युद्ध की शुरुआत कर दी। और संयोग कहिए, भारत की सेना को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखा गया था। भारत की सेना को कहा गया था आप बिल्कुल रेडी रहिए, कभी भी पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकता है। भारत की सेना अलर्ट थी, केवल आदेश मिलने की देरी थी। शाम को 4-5 बजे के आसपास आक्रमण, बमबार्डिंग हुआ पाकिस्तान का भारत पर। और संयोग देखिए कि जिस समय बमबार्डिंग किया पाकिस्तान के विमानों ने, उस समय भारत की श्रीमती गांधी कलकत्ता गई हुई थी यात्रा पर। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, इनमें से कोई भी मंत्री उसमें नई दिल्ली में नहीं थे। तत्काल उनको सूचना दी गई। रात को 8 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई। उस कैबिनेट की मीटिंग में यह सेना को आदेश दिया गया कि वे पाकिस्तान को दोनों तरह से तबाह करें। सेना तो अलर्ट थी ही, आदेश मिलने की देरी थी, और जैसे उनको आदेश दिया वैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो गया, दोनों तरफ से, इधर पश्चिम पाकिस्तान की तरफ से भी और इधर बांग्लादेश की तरफ से भी। 4 दिसंबर को सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। उसमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की जो धुरी बन चुकी थी, अमेरिका ने भारत के विपक्ष में, भारत के विरोध में प्रस्ताव पेश किया कि भारत ने आक्रमण किया है, भारत तत्काल युद्ध बंद कर देवे। सोवियत संघ था, उसने वीटो किया, प्रस्ताव ध्वस्त। फिर 5 तारीख को दूसरी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भी अमेरिका ने वही प्रस्ताव पेश किया। सोवियत संघ ने दूसरी बार भारत के पक्ष में वीटो का प्रयोग किया। तो 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अंतर्गत इस मैटर को जनरल असेंबली में पेश किया गया। जनरल असेंबली में पुनः अमेरिका ने यह प्रस्ताव पेश किया। वहां पर तो बहुमत से निर्णय होता है, और भारत के पक्ष में उस समय दुनिया के राष्ट्र बहुमत, भारत के पक्ष में बहुमत नहीं था। वह प्रस्ताव जनरल असेंबली ने बहुमत से पास कर दिया। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा हमारे राष्ट्र महत्वपूर्ण है, हम जनरल असेंबली के आदेश को नहीं मानेंगी। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस के प्रति पूरी आस्था, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस के आदेशों की अवहेलना। इतनी हिम्मत श्रीमती गांधी में ही हो सकती थी। उन्होंने जनरल असेंबली के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका का खेल शुरू हुआ। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा एंटरप्राइजेस को भेज दिया।
समझ लीजिए कि उस जमाने में 1971 के समय में एंटरप्राइजेस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध पोत था। इतना बड़ा युद्ध पोत दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं था। उसने, जिसमें आप एक अंदाज लगाइए, उसमें लगभग 5000 सैनिक बैठ सकते थे। 5000 सैनिक यदि बैठ रहे हैं, उसी अनुपात में अस्त्र शस्त्र भी उसमें लोड किया जा सकता था। सोचिए कितना बड़ा जहाज रहा होगा। उस एंटरप्राइजेस को उसने रवाना कर दिया बंगाल की खाड़ी में, यह बहाना बना करके कि ढाका में कुछ अमेरिकन नागरिक फंसे हुए हैं, उनको हम छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। वस्तुतः यह भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव था कि एंटरप्राइजेस का नाम सुनकर के भारत डर जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद श्रीमती गांधी ने सैनिक अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाया। उनमें से एक सैनिक अधिकारी ने कहा, मैडम 7वां बेड़ा आ रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर से उसने कहा, मैडम 7वां बेड़ा आ रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, ये बताओ 7वां बेड़ा आ रहा है तो क्या मैं लड़ने जाऊंगी या तुम लड़ोगे? तो लड़ो ना, मेरे आदेश को क्यों वेट कर रहे हो? जाओ लड़ो, फ्री हैंड है। और जैसे ही इधर 7वां बेड़े की रवानगी की सूचना भारत को मिली, तत्काल भारत ने ब्रेजनेव कोसिगिन सोवियत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संपर्क किया। उन्होंने कहा, मैडम आप चिंता मत करिए, हम इधर से अपना युद्ध बेड़ा भेज रहे हैं। युद्ध चरम सीमा पर पहुंचा और आखिरकार 16 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया। 15 दिसंबर को, और कहा कि आत्मसमर्पण करो, नहीं तो पूरा तबाह कर देंगे। 16 दिसंबर को आखिरकार पाकिस्तानी सेना ने कहा कि ठीक है, हम आत्मसमर्पण करेंगे। 17 दिसंबर को शाम को 4:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। और संयोग देखिए, उस समय पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश में उसमें भारत के प्रभारी थे, भारत के सैनिक प्रभारी थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, और पाकिस्तानी कमांडर था जनरल A.A.K. नियाजी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, वस्तुतः लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा और A.A.K. नियाजी दोनों बैच मेट थे। एक ही बैच में इनका सिलेक्शन हुआ था मिलिट्री में, और दोनों ने दिल्ली में एक साथ मिलिट्री का ट्रेनिंग लिया था। जब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा, जगदीश सिंह अरोड़ा भारत में रह गए, नियाजी पाकिस्तान चला गया। और जब 20 साल के बाद दोनों दोस्त मिल रहे हैं, 22-23 साल के बाद, तो एक विजित दूसरा विजेता के रूप में दो दोस्त आपस में मिल रहे थे। और जब 93,000 सैनिकों के सामने जनरल A.A.K. नियाजी ने पिस्तौल, परंपरा के अनुसार पिस्तौल से गोली निकालकर लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के हाथ में दिया और सैल्यूट किया, तो A.A.K. नियाजी की आंखों में दो बूंद आंसू निकल पड़े थे। और इस प्रकार से 17 दिसंबर रात को 8 बजे भारत ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करके पाकिस्तान को तमाचा दिखाया, देख हमने, हमारी इच्छा आप पर किसी पर भी आक्रमण करने की नहीं है, किसी की भूमि पर हमारा लोभ नहीं है, लेकिन कभी भी कहीं पर भी यदि अन्याय होगा हम चुप नहीं रह सकते और चुप नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी कूटनीति यहां पर पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि एंटरप्राइजेस के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के पहले पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
और भारत ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। जनरल याह्या खान ने कहा ठीक है, इंशाअल्लाह हमको भी पता मिलेगी, यही खुदा को मंजूर। उन्होंने भी आखिरकार युद्ध विराम को स्वीकार किया। दोनों देश के बीच युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन तनाव बना रहा। इसके बाद आगे शिमला समझौता। जनरल याह्या खान को देश छोड़कर भाग जाना पड़ा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश अब बन चुका था। बांग्लादेश स्वतंत्र हो चुका था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने पूरा योगदान दिया था। अब 93,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जा सकता था। याह्या खान को गद्दी छोड़कर भाग जाना पड़ा और जुल्फिकार अली भुट्टो वहां के प्रधानमंत्री बने। थोड़े समय के बाद दोनों देश के बीच वार्ता की चर्चा होने लगी। शिमला में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच समझौता वार्ता आयोजित हुई 28 जून 3 जुलाई 1972। ये समझौता ताशकंद समझौता से भिन्न था। कैसे? ताशकंद समझौते में सोवियत संघ पर आरोप लगाया गया था कि उसने भारत पर दबाव डाल करके पाकिस्तान को जीती हुई जमीन वापस करने के लिए बाध्य किया। इस समय श्रीमती गांधी ने कहा किसी तीसरे की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, जो बोलो हमसे बोलो। तो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच शिमला में वार्ता हुई और वार्ता के बाद 3 जुलाई 1972 को समझौता हुआ और इस समझौते के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान की जीती हुई पूरी जमीन, लगभग 5,000 वर्ग मील का क्षेत्र, भारत ने पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान की ओर जीता था। और श्रीमती गांधी ने कूटनीति की मेज पर बैठ करके उसे सहर्ष वापस कर दिया। बांग्लादेश को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि बांग्लादेश बन चुका था। बांग्लादेश का पूरा जीत लिया था भारत ने और शेख मुजीब के नेतृत्व वहां पर सरकार की स्थापना हो गई और इधर पश्चिमी पाकिस्तान में लगभग 5,000 वर्ग मील का क्षेत्र जीता था। पाकिस्तानी सेना ने भारत के लगभग 480 वर्ग मील का क्षेत्र जीता था। तो शिमला में समझौता हुआ और भारत ने जीती हुई जमीन पूरा वापस कर दिया। इसके साथ ही थोड़े समय के बाद 93,000 सैनिकों को वापस करने के लिए भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। शेख मुजीब के कहने पर इन 93,000 में से 195 सैनिक अधिकारियों को छोड़ करके बाकी सैनिकों को वापस भेज दिया गया पाकिस्तान। इन 195 सैनिक अधिकारियों पर यह आरोप था कि उन्होंने बांग्लादेश में कत्ले आम मचाया था, इसलिए इनके विरुद्ध युद्ध अपराध का मुकदमा दायर करने की तैयारी थी। लेकिन फिर से वार्ता हुई और आखिरकार 195 को भी छोड़ दिया गया। देखिए, ये भारत की नीति है। यहीं पर भारत मात खाता है। 1947-48, 1965, 1971 कभी भी भारत ने युद्ध किया तो युद्ध के बाद जीती हुई जमीन वापस कर देता है। अब है भारत की नीति है। अब क्या कहेंगे आप इसको? इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच फिर से कूटनीतिक संबंधों की स्थापना हुई और दोनों देश के बीच 1971 की लड़ाई का परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान ने समझ लिया कि भारत को युद्ध में हराना मुश्किल है, तो अब भारत के साथ युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध की स्थिति बनाए रखेंगे। युद्ध की स्थिति बनाए रखने का मतलब क्या है? देखिए, उदाहरण के लिए आप घर से बाहर निकलने वाले हैं, बाइक में जाने वाले हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इतनी धीमे धीमे भुरभुरी बारिश हो रही है कि यदि आप रेनकोट पहन के चलेंगे तो आपको लगेगा क्यों इसको पहना, और यदि नहीं पहन के चलेंगे आप भीग जाएंगे, आपको परेशानी होगी।
तो न तो आप रेड कोट पहन के जा सकते हैं, न बिना पहने जा सकते हैं। युद्ध की स्थिति यही है, युद्ध की स्थिति मतलब भारत को इतना छेड़ो, इतना परेशान करो कि भारत परेशान हो जाए, और परेशान होकर के पाकिस्तान पर यदि आक्रमण कर दे तो हम भारत को बदनाम करेंगे दुनिया में। ये पाकिस्तान की नीति है। युद्ध की स्थिति बनाए रखो, हमेशा भारत को टेंशन दो, हमेशा भारत में आतंकवादी भेजो। ये पाकिस्तान की नीति अभी भी इसी मार्ग पर चल रही है। अगली घटना अरब इस्राइल युद्ध 1973। इस युद्ध में भी पहले की भांति भारत ने अरब देशों का पक्ष लिया और इजराइल की आलोचना की। बिल्कुल सीधी सी बात थी कि अरब देशों का जो पक्ष भारत लेता रहा है या पहले लेता था, उसके पीछे व्यावहारिक तथ्य था कि लाखों की संख्या में भारत के लोग अरब देशों में जाकर काम करते थे, अभी भी काम करते हैं। इसके अलावा भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या थी, अभी भी है। तो भारतीय मुसलमानों की पूरी सहानुभूति अरब देशों के प्रति थी, इजराइल के प्रति नहीं थी। और विदेश नीति पर पूरे देश की जनता का समर्थन मिलना चाहिए, इसलिए भारत ने व्यावहारिक नीति अपनाते हुए हमेशा अरब देशों का साथ दिया। इसके बाद वियतनाम का युद्ध 1945 से 75 दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला यह युद्ध था। 1945 में शुरू हुआ, 1975 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में शुरू से ही भारत ने अमेरिका की आलोचना की थी, वियतनाम का समर्थन किया था, और इतनी लंबी अवधि तक चलने वाले युद्ध में, युद्ध होने के बावजूद अमेरिका जैसा राष्ट्र एक छोटे से वियतनाम को परास्त नहीं कर सका, क्योंकि मूल चीज थी राष्ट्रीय भावना। वियतनाम के लोगों में जो राष्ट्रीय भावना थी, उस राष्ट्रीय भावना ने अमेरिका को यहां पर आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। अमेरिकन सेना ने 1 अप्रैल 1975 को दक्षिणी वियतनाम के सामने उत्तर वियतनाम के सामने आत्मसमर्पण किया। इस प्रकार से 30 वर्ष तक चलने वाले युद्ध का पटाक्षेप हुआ। सोचिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों पक्षों ने जितने बमों का इस्तेमाल किया था, अकेले अमेरिका ने उससे अधिक मात्रा में बमों का इस्तेमाल उत्तर वियतनाम के विरुद्ध किया था। और फिर दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति, यह रंगभेद नीति बहुत पुरानी और समय से चली आ रही थी। भारत ने हमेशा यूनाइटेड नेशंस के हर मीटिंग में उसने दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाई जाने वाली रंगभेद नीति को उठाया था, और भारत ने दक्षिण अफ्रीका से अपना कूटनीतिक संबंध भी तोड़ दिया था। और इस प्रकार से श्रीमती गांधी का 1977 में कार्यकाल समाप्त हुआ। 1977 में यहां पर एक छोटी सी आपको घटना बताऊं। 1975 में जब भारत ने आपातकाल की उद्घोषणा की, तो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेराल्ड फोर्ड। उन्होंने भारत को नसीहत देते हुए कहा कि भारत में प्रजातंत्र खत्म हो गया है, क्योंकि श्रीमती गांधी ने अपनी तानाशाही की स्थापना कर ली है। श्रीमती गांधी ने कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा और आज राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ है, वह हमको प्रजातंत्र का उपदेश दे रहा है। कोई समझ में आया? जेराल्ड फोर्ड अमेरिकन इतिहास की एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना चुनाव लड़े राष्ट्रपति बन गए थे। कैसे? थोड़ा सा विषयांतर। रिचर्ड निक्सन जब राष्ट्रपति बने तो उनके उपराष्ट्रपति थे स्पिरो एंग्यू। स्पिरो एंग्यू पर FBI ने, अमेरिकन संस्था ने छापा मारा और आयकर चोरी के मामले में उनको पकड़ा। उनको त्यागपत्र देना पड़ा। जब त्यागपत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। तो अमेरिकन संविधान कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नियुक्त करेगा
और दोनों सदन उस नियुक्ति पर 2/3 बहुमत से स्वीकृति देंगे, तब जाकर के वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकेगा। तो निक्सन ने जेराल्ड फोर्ड का नाम प्रस्तावित किया, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत की स्वीकृति मिली और इस प्रकार से जेराल्ड फोर्ड उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए। लेकिन बिल्ली के भाग से छींका टूटा। 1974 में रिचर्ड निक्सन को वाटरगेट कांड के कारण त्यागपत्र देना पड़ा और जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है अमेरिका में। मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव तो होते नहीं अमेरिका में। तो इस प्रकार से जेराल्ड फोर्ड नामांकित होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये लगभग 2 साल तक रहे और जब 1977 में चुनाव हुए, 1976 में जब चुनाव हुए, चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। तो इस प्रकार से जेराल्ड फोर्ड को उन्होंने, श्रीमती गांधी ने सबक सिखाया कि जो आदमी जीवन में कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, वह हमें प्रजातंत्र का उपदेश दे रहा है। तो ये था श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल और बाकी आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।